दोस्तों मेरे पास में काफ़ी सारे भाइयों का कमेंट आता है जो कि बोलते हैं कि सर हम गवर्नमेंट बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं या फिर प्राइवेट बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करवाएं। इसके अलावा हम कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करवा लेते हैं। आखिर मैं किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाऊं जिसमें मुझे सर्विस काफ़ी अच्छी मिले, इसके अलावा अकाउंट काफ़ी इजी ओपन हो जाए, इसके साथ साथ हिडन चार्जेस काफ़ी कम देना पड़े। तो बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। अब देखो यहाँ पर कोई भी बैंक उठा लो, चाहे तो वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो, चाहे तो वो गवर्नमेंट बैंक हो, चाहे तो कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, यानी कि कोई भी बैंक उठा लो, उस बैंक में आप लोगों को एक ना एक डिसवांटेज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सारी सर्विस अच्छी मिल जाए। मैं ऐसा कोई भी बैंक नहीं देखा हूं जिसमें मुझे काफी अच्छी सर्विस मिलती हो। मेरे पास में आईसीआईसीआई बैंक का सेविंग्स अकाउंट है, एचडीएफसी बैंक का है, एक्सिस बैंक का है, एसबीआई का है, जो कि टॉप क्लास के बैंक हैं, जो कि प्राइवेट बैंक भी हैं और गवर्नमेंट बैंक भी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूंगा कि कोई भी बैंक आप उठा लो, उस बैंक में आप लोग को डिसवांटेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें कि मेरा जो पैसा है वो किस बैंक में ज्यादा सेफ है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूंगा कि कोई भी बैंक हो, वो चाहे तो प्राइवेट बैंक हो, चाहे तो कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे तो वो गवर्नमेंट बैंक हो, चाहे तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, सभी के सभी बैंक डीआईसीजीसी पर काम करते हैं, यानी कि डीआईसीजीसी से इंश्योर होते हैं। और डीआईसीजीसी आरबीआई की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का जो अमाउंट होता है वो इंश्योर्ड होता है। मान लो बैंक कभी डूब जाता है, इन केस ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बैंक डूबते नहीं है, काफी सारे बैंक डूबे हैं, काफी सारे बैंकों का लाइसेंस भी रद्द किया है आरबीआई ने। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एकदम क्लियरिफाई करके नहीं कह सकता हूँ कि ऐसे कोई भी बैंक नहीं है जो कि डूबते नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूंगा कि कोई भी बैंक डूब जाते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक अमाउंट बिल्कुल सेफ रहता है। अब बात करें किस बैंक के डूबने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, तो यहां पर देखो सबसे ज्यादा जो डूबने के चांसेस होते हैं बैंक के, वो होता है बैंक कोऑपरेटिव बैंक, इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये जो दोनों बैंक हैं, इसके साथ साथ ग्रामीण बैंक भी डूबते हैं। तो ये तीनों बैंक काफी जल्दी डूबते हैं, जबकि जो गवर्नमेंट बैंक है, जो कि प्राइवेट बैंक है, जो बड़े बड़े बैंक हैं, इन बैंकों की डूबने की संभावना काफी कम होती है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये पता चल गया कि हमारा अमाउंट कितना सेफ है, कितना सुरक्षित है। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों का एक सवाल होगा कि सर आपने ये बताया कि हर एक बैंक में कोई ना कोई डिसवांटेज होता है, तो आखिर क्या क्या डिसवांटेज होता है वो भी हमें बताइए। तो देखो अगर हम गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो गवर्नमेंट बैंकों में आप लोगों को पता होगा कि इनके कर्मचारी कैसे होते हैं। 100% में से कम 25% ही कर्मचारी अच्छे होते हैं, जबकि 75% कर्मचारी लापरवाह होते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि अच्छे नहीं होते हैं, लापरवाह होते हैं, काम करना ही नहीं चाहते हैं। बस उनको एक सरकारी बैंक मिल गया तो जाके कुर्सी पर बैठ जाएंगे, मुझे काम ही नहीं करना है। कोई भी कस्टमर आएगा तो उनकी सुनवाई ही नहीं होगी, उनका फॉर्म ही जल्दी नहीं लेंगे, अगर फॉर्म लेंगे तो आगे सबमिट ही नहीं करेंगे। तो ये काफी सारी प्रॉब्लम्स है जो कि गवर्नमेंट बैंक में चलती रहती है। बात करें सर्विस चार्जेस की, तो गवर्नमेंट बैंक में सर्विस चार्जेस काफी लो होता है। तो यहाँ पर एक डिसवांटेज ये है गवर्नमेंट बैंक का। दूसरा डिसवांटेज है गवर्नमेंट बैंक के जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस होते हैं, इंटरनेट बैंकिंग होते हैं, वो प्राइवेट बैंक के मुकाबले इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो ये भी एक डिसवांटेज है। तो गवर्नमेंट बैंक का ये डिसवांटेज हो गया। अब अगर हम यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक को देख करके चलें तो कोऑपरेटिव बैंक का जो ब्रांच है वो काफी कम लेवल पर होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिसवांटेज तो यही है कोऑपरेटिव बैंक का कि इनका जो ब्रांच है वो काफी कम होता है। जो भी ब्रांच होता है वो ज्यादातर करके सेमी अर्बन में ही आप लोगों को देखने को मिलता है, और इन बैंकों में गवर्नमेंट बैंकों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा चार्जेस होता है। तो ये भी एक डिसवांटेज है। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक अगर हम सर्विस के मामले में देखें तो यहाँ पर इनके कर्मचारी काफी अच्छे होते हैं, इतने बुरे भी नहीं होते हैं गवर्नमेंट बैंकों के जैसा। तो यहाँ पर ये एक डिसवांटेज है। अब बात करें हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप लोगों को पता होगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी ब्रांच काफी कम है। यहाँ पर ज्यादातर अकाउंट ऑनलाइन ही ओपन होता है, और ऑनलाइन जो भी अकाउंट ओपन होता है, मान लो इन केस आपका अकाउंट किसी कारणवश फ्रीज हो गया, इसके अलावा आपका पैसा फंस गया, तो ऐसे कंडीशंस में आप लोगों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर इनका कभी कभी कस्टमर केयर पर कॉल ही नहीं उठेगा, और अगर उठेगा तो बोलेंगे मेल करो, नहीं तो ब्रांच जाओ। ऐसे ऐसे सवाल आप लोगों से करते हैं जिसके वजह से कस्टमर परेशान हो जाता है और अपना जो अकाउंट है वो अनफ्रीज नहीं करवा पाता है।
तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक तो ये लफड़ा है। दूसरी चीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक कब डूब जाए कोई भी भरोसा नहीं है। स्मॉल फाइनेंस बैंक काफी छोटे लेवल का बैंक है। तो यहाँ पर जो पुराने स्मॉल फाइनेंस बैंक है जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही पहले आरबीआई ने इस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई थी। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस आरबीआई लगाती रहती है स्मॉल बैंकों के ऊपर, तो ये भी एक डिसवांटेज है। अब हम आते हैं प्राइवेट बैंक जैसे कि बड़े बड़े बैंक जो कि एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस है। अब देखो इन तीनों बैंकों में आप लोग को सर्विस काफी अच्छी मिलती है, काफी फास्ट मिलती है। यानी कि अगर आपको अकाउंट ओपन करना हुआ तो आप ब्रांच जाओ, तुरंत ही अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनके जो कर्मचारी होते हैं वो खुद आपके होम पर आकर के आपका अकाउंट ओपन करके जाते हैं। तो सर्विस के मामले में ये तीनों ही बैंक काफी अच्छे बैंक हैं और इनका मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग भी काफी शानदार है। लेकिन हालांकि अगर हम चार्जेस को देखें तो इनका चार्जेस काफी हाई है। मान लो सभी बैंकों के मुकाबले इन लोगों का चार्जेस काफी हाई है। अगर आप इन बैंकों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो तो ऐसे कंडीशन में 500 से 600 रुपए तक चार्जेस देना पड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को मिनिमम बैलेंस काफी हाई मेंटेन करना पड़ता है, जैसे कि 5,000, 10,000, 15,000, 25,000। तो इन बैंकों में कुछ इस तरीके का अमाउंट मेंटेन करना पड़ता है, तो ये काफी बड़ी बात है। तो यहाँ पर ये डिसवांटेज हो गया प्राइवेट बैंक का। तो यहाँ पर डिसवांटेज तो हर एक बैंक में है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि किसी बैंक में डिसवांटेज नहीं है। हालांकि प्राइवेट बैंक में ओनली एक ही डिसवांटेज है कि यहाँ पर आप लोग को सर्विस चार्जेस काफी हाई देना पड़ रहा है। हालांकि इनका सर्विस काफी अच्छा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इन लोगों का पेमेंट कभी फेल्ड होता है, ऐसा भी नहीं है। मेरा एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, मेरा 2 से 3 बार पेमेंट फेल्ड हुआ है यूपीआई से। इसके अलावा कभी कभी मैं मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस में लॉगिन भी नहीं कर पाता हूं। एचडीएफसी बैंक का ये बता रहा हूं आप लोगों को। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक में भी मेरा 1-2 बार पेमेंट फेल्ड हुआ है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में अभी तक मेरा कोई भी पेमेंट फेल्ड नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकता कि आईसीआईसीआई बैंक कैसा बैंक है। हालांकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये सभी बैंकों में फेस करनी पड़ती है, बस फर्क इतना है कि किसी किसी बैंक में आप लोग को कम फेस करना पड़ता है और किसी किसी बैंक में आप लोग को ज्यादा फेस करना पड़ता है। अब सवाल ये आता है कि मैं किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाऊं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कहूंगा कि अगर आप सर्विस चार्जेस काफी कम देना चाहते हो तो ऐसे कंडीशंस में आप गवर्नमेंट बैंक की तरफ जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप सर्विस चार्जेस थोड़ा ज्यादा देना चाहते हो और आपके पास में मिनिमम बैलेंस ज्यादा है, इसके साथ साथ आपको सर्विस काफी जल्दी चाहिए, तो ऐसे केसेस में आप प्राइवेट बैंक की तरफ जा सकते हो, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। इसके अलावा अगर आप जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स की तलाश कर रहे हो तो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स के मामले में एसबीआई है। इसके अलावा आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी जा सकते हो। कोऑपरेटिव बैंक भी इतना बेकार बैंक नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक में भी आप अपना एक सेविंग्स अकाउंट चूज कर सकते हो। हालांकि कोऑपरेटिव बैंक काफी लो लेवल का बैंक है और इसमें काफी कम कस्टमर्स का अकाउंट्स होता है। यहाँ पर भी आप लोगों को सर्विस काफी अच्छी देखने को मिलती है। तो यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों के मन में जो भी सवाल होगा वो इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।